आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मेरे सामने जो बाइक खड़ी है वो है आपकी बजाज की पल्सर RS 200। और इस बाइक में जो स्पेशल है वो ये है कि जब आप इसकी चाबी ऑन करते हो तो आपको इसके स्पीडोमीटर में जो किलोमीटर्स का नंबर है वो आपको मिलता है 1 लाख किलोमीटर प्लस, यानी 1,07,294 किलोमीटर ये रन हो चुकी है। तो मतलब लिटरली आज की दुनिया में मतलब बजाज की बाइक्स के लिए बहुत बार सुनने में आया है कि बजाज की बाइक्स के इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। तो इसलिए मैं सोचा कि एक व्लॉग में RS 200 के ऊपर बनाऊं, स्पेशली उस RS 200 के ऊपर जिसको आप देखते होंगे कि हम बहुत सारी ड्रैग रेस में यूज़ करते हैं। एवरी वीक इस बाइक के साथ हम ड्रैग रेस करते हैं। इसकी जो भी इंजन की इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस तक वहाँ पे ले जाके इसको पुश करते हैं, टॉप स्पीड पे भगाते हैं, स्टंट्स करते हैं, और उसके बाद भी 1 लाख प्लस किलोमीटर चल चुकी है। और इसी के बारे में व्लॉग होने वाला है। इसकी पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे बाइक बाय की गई और कैसे इसने अभी तक का कंटिन्यूअस सफ़र पूरा किया, कितने ज़्यादा चेंजेस इसमें करने पड़े, कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ, कब कब इस बाइक ने हमें परेशान किया, दिक्कतें दी, और कब कब यह बाइक हमारी ज़रूरतों का सहारा बनी। तो ले चलते हैं इस जर्नी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं RS के बारे में कुछ डिटेल्स में चीज़ें बता देता हूँ कि भाई बजाज ने जो आपकी RS 200 है इसको आप 26 मार्च 2015 में लॉन्च किया था। इसके साथ बजाज ने 2 बाइकें और लॉन्च की थी, एक आपकी AS 150 थी और एक आपकी AS 200 थी। तो AS स्टैंड फॉर होता है आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो वो दोनों बाइकें आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होगी और बाद में बजाज ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। पर उन दोनों बाइक के साथ में जो तीसरी बाइक बजाज ने लॉन्च की थी वो आपकी थी RS 200, और RS स्टैंड फॉर आपका रेसिंग स्पोर्ट्स। तो ये पूरी ट्रैक रेडी और बजाज की पहली बाइक थी जो बजाज ने फुल फेयर्ड वे में बनाई थी। इससे पहले बजाज की जो फेयरिंग के साथ वाली बाइक थी वो आपकी 220F थी, वो आपकी हाफ फेयरिंग में आती थी, एंड उसको आप पूरी तरह से स्पोर्ट्स बाइक या मतलब एक ट्रैक रेडी बाइक नहीं बोल सकते हो। पर ये वाली जो बाइक थी इसको अगर आप साइड से भी देखोगे तो फुल फेयर्ड बाइक है, अच्छी राइडिंग पोजीशन आपको मिलती है। अगर आप इस पर बैठते हो तो आप कॉर्नरिंग ईजिली कर सकते हो, हाई स्पीड पे अपने आप को टक कर सकते हो, और साथ में आपको अच्छा खासा वाइज़र भी आगे मिलता है, विंडशील्ड मिलती है। तो स्पीड में आपको मतलब टॉप स्पीड में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये बाइक बजाज ने लॉन्च की, और इस बाइक का जो हार्ट है, इसका इंजन, ये बजाज की ही पेटेंट टेक्नोलॉजी का इंजन है। बजाज ने जो टेक्नोलॉजी एक रिवोल्यूशनरी बोल सकते हो कि जिस टाइम पे बजाज ने DTSI टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी में 2 चीज़ें प्लस पॉइंट थी। एक तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई थी, और दूसरी इंजन की परफॉर्मेंस भी बढ़ गई थी। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ाना, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी आइडिया था कि आपकी एक ही ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जिससे आपके इंजन की पावर भी बढ़ी और साथ में आपकी फ्यूल की इकोनॉमी भी बढ़ी। तो ये चीज़ थी। और इस चीज़ को बजाज ने कैसे किया कि DTSI का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका होता है डिजिटल ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी। तो मतलब यहाँ पे बजाज ने क्या किया कि जितना ज़्यादा फ्यूल आप एफिशिएंसी के साथ बर्न करोगे उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी का जो माइलेज बढ़ेगा और परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे उसने डुअल स्पार्क यूज़ किया। लेकिन इस गाड़ी में स्पेशल क्या था कि यहाँ पे DTSI टेक्नोलॉजी के साथ बजाज ने एक तीसरा स्पार्क भी यूज़ किया था। तो एक्चुअली अगर इस गाड़ी का इंजन आप बोलोगे तो ये आपका ट्रिपल स्पार्क DTSI टेक्नोलॉजी के साथ 4 वॉल्व वाला इंजन है। तो बहुत ही अच्छा इंजन है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन है, फ्यूल इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी देता है, और उसके साथ ही परफॉर्मेंस के तो क्या ही कहने हैं आपके। RS को एक समय में KTM किलर RS भी बोला जाता था, क्योंकि उस समय KTM 200 बाइक जो थी वो परफॉर्मेंस का उसने एक अलग ही ट्रेडमार्क बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था। और फाइनली वहाँ पे जब बजाज की RS 200 आपकी मार्केट में आई तो इसने इंडिया के टू व्हीलर मार्केट का एक बहुत ही बड़ा एरिया अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें और बता दूँ कि ये बाइक के साथ आपको 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। बैठ के मैंने आपको दिखाई दिया था, जो आपकी पोस्चर होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक सुपर स्पोर्ट्स में नहीं जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको मतलब एक तरह से टूरर स्पोर्ट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपको एग्रेसिव नहीं है। थोड़ा से हैंडल्स आपके कंफर्ट एरिया की तरफ जाते हैं, तो आप इसको लॉन्ग टूरिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ट्रैक पे भी ले जा सकते हो। सस्पेंशंस जो आपके थे ये बजाज ने यहाँ पे USD सस्पेंशन नहीं दिए थे, जो प्रॉपर उनके कन्वेंशनल सस्पेंशन थे वही वाले सस्पेंशन दिए थे। टायर्स आपके 17 इंच के एलॉय दिए थे, आगे पीछे आपके डिस्क दे रखे थे। आगे वाला डिस्क आपका 300 mm का था, पीछे वाला आपका 230 mm का था।
दो वेरिएंट निकाले थे, एक नॉन डिस्क, एक मतलब सिर्फ डिस्क वाला वेरिएंट निकाला था और एक आपका सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट निकाला था। तो इस तरह से लॉन्च हुई थी। आज की मार्केट में इस समय इसकी 3rd जनरेशन मिल रही है। ये आपकी जो खड़ी है ये 2016 में बाई की गई थी। BS3 मॉडल है, इस समय BS6 मॉडल RS का आ चुका है, बट अब थोड़ा सा वो मेरे को लगता है कि हाँ मार्केट से पीछे जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजाज ने उसमें चेंजेस नहीं किए। मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो बजाज वाले देख रहे हैं तो भाई हमें एक नई जनरेशन RS चाहिए जिसमें आप आजकल के फीचर्स डालिए, पूरे मतलब कनेक्टिविटी दीजिए, साथ में चार्जिंग स्लॉट दीजिए, मीटर को थोड़ा सा रिवैम्प कीजिए, जैसे आपने N250 और F250 का मीटर दिया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगता है वो मीटर। तो थोड़ी बहुत चेंजेस कीजिए, पावर बढ़ाइए और एक नए ज़माने की RS हमें ला के दीजिए। तो चलते हैं वापस से टॉपिक की तरफ। तो इस RS के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी है, गाड़ी के बारे में स्पेसिफिकेशन आपको पता ही होगी, लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस में कोई भी गिरावट नहीं आई है। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, ले चलते हैं इसको एक्सप्रेसवे की तरफ और वहाँ पर करते हैं इसका टॉप स्पीड टेस्ट। तो आ चुके हम लोग एक्सप्रेसवे पे और यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग स्पीड टेस्ट। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, तो भाई साहब गियर्स में आ चुका हूँ मैं, क्योंकि राइडिंग गियर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कभी एक्सप्रेसवे पे आते हो, स्पीड टेस्ट करते हो या कोई भी बाइक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हो तो राइडिंग गियर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं स्पीड टेस्ट। देखते हैं, एक बार गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट और देखता हूँ कि कितनी स्पीड तक ले जा पाता हूँ मैं इसको। बाय। और ये चेंज किया, चौथा गियर। 11,000 RPM पे जा रही है गाड़ी। गियर चेंज करने से पहले 11,000 RPM तक ले जा रहा हूं मैं इसको। और 138 जा चुकी है, 139 जा चुकी है। देखते हैं टॉप स्पीड कितनी जाती है। 151, 152, 152, 153। 153 चली गई। हेलो, आप समझ सकते हो 5-6 साल पुरानी गाड़ी, 5-6 साल पुरानी गाड़ी और चल चुकी है ये कम से कम 1 लाख प्लस किलोमीटर। और 152, 154, 155, 156, 157, 158 और यहाँ आया लिमिटर 158 पर लिमिटर आया। आप समझ सकते हो आप लोग, 158 पे लिमिटर आया है। तो भाई साहब ये था आपका स्पीड टेस्ट और फाइनली आ चुके हैं हम लोग। तो देर नहीं करते हैं, फिर से आपको ले चलते हैं रिव्यूज़ की तरफ। तो भाई देखा आपने इसका टॉप स्पीड टेस्ट, 158 किलोमीटर गई, मतलब 158 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही थी। तो 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी ये करीबन 7 साल पुरानी बाइक आज भी 158 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकती है। तो इससे बड़ा मतलब एक किसी बाइक के लिए जो बोल सकते हैं आपकी प्लस पॉइंट मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ हो सकती है। तो भाई अब ले चलते हैं इस बाइक की तरफ आपको। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा इस बाइक के ओनर को, जो कि है द मिस्टर UP46 राइडर, और उनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उनका भी एक मोटो ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें वो बहुत ही सारी औसम रेस डालते हैं। तो बुलाते हैं मिस्टर अविनाश को। तो ये है मिस्टर अविनाश। है अविनाश, हाउ आर यू? फाइन। तो भाई हमारे दर्शकों को हाय बोल दीजिए। हेलो भाई। हाँ,
तो अविनाश जी ने ये गाड़ी 2016 में खरीदी थी, सितंबर लास्ट 2016। BS3 मॉडल है ये। BS3 मॉडल है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने RS को ही क्यों चूज किया? उस समय बाजार में बहुत सारी अच्छी उस बाइकें टाइम थी। बाजार में बहुत अच्छी बाइकें थी, लेकिन जो इसका लुक आया था वो कोई नहीं। इसका ये जो बम्बल बी वाला लुक आता बी वाला लुक था ना, इसको कोई नहीं बीट कर पाया। उस समय ट्रांसफॉर्मर्स मूवी भी आई हुई थी। इससे पहले मुझे R15 पसंद थी, V2। मैंने उसके मतलब वॉलपेपर वगैरह लगा रखा था गाड़ी लेके, फिर मैंने इसको देखा भाई, फिर इसके लुक के सामने खत्म, सब खत्म। पापा को मैं KTM पसंद थी, मुझसे करते KTM ले लो ड्यूक 200। हम कहा नहीं, मुझे तो RS चाहिए भाई। उस समय मेरे सोसाइटी में एक बंदा था, उसके पास ब्लैक कलर की RS 200 थी, और उस समय मैं चलाता था पल्सर 135, सबसे सस्ती पल्सर वही आती थी, बजट उतना ही था भाई का। तो वो चलाता, तो मैंने पहली बार बाइक देखी, मैंने कहा यार ये कौन सी बाइक है, काफ़ी महंगी लग रही है, पूरी फेयर्ड में। फिर मैंने जाके देखा पल्सर की ब्रांडिंग, तो मुझे लगा कि भाई पल्सर ने बाइक निकाली। रेट मैंने जाके पता किया तो भाई कहाँ, मेरी 63,000 की बाइक थी उस समय, 1.5 लाख के आसपास आती थी। डेढ़ की, तो मुझे पड़ी थी 140 की। 140 ना, तो मैंने कहा नहीं यार ये मेरे बजट की है, शायद ही कभी मैं ये चला पाऊंगा। बट आज देखो तुम्हारी दया से मैं ये बाइक चला भी लेता हूँ, इस पर ड्रैग रेस भी कर लेता हूँ, और आज एक वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। तो बाइक खरीदने के बाद आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया, मतलब इससे हटके मुझे कुछ समझ ही नहीं आता अभी। इसके सेगमेंट में मुझे कुछ समझ नहीं आता। अभी मैंने कई सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन अच्छा, आपने काफ़ी गाड़ियाँ, जैसे RS या आपकी BS3 है, आपने BS4 भी चलाई है, BS6 भी चलाई है, तो क्या डिफरेंस आपको फील हुआ BS3, BS4 और BS6 में? देखो इसमें थोड़ा ना है, इसमें थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग की गाड़ी है ये, तो इसमें थोड़ा। BS4 में क्या है, वाइब्रेशन कम है, स्पीड भी फिर भी ठीक है। BS3 में तो कुछ नहीं है भाई, BS6 में तो कुछ नहीं है यार, मतलब 140 की स्पीड, बेइज्जती कर रहे हैं BS3 की। ये तो है, बजाज को इम्प्रूव करना चाहिए, नहीं इम्प्रूव करो तो BS3 वाला इंजन एटलीस्ट BS6 में दो। हाँ, मैंने ये देखा था कि BS3 के बाद बजाज ने इम्प्रूव किया था। BS4 जो लाई थी वो एक परफेक्ट RS थी, उसमें वाइब्रेशन भी उन्होंने कम कर दिया था, और मेंटेन कर रखी थी, पावर मेंटेन रखी थी। लेकिन BS6 को कहीं से अपग्रेड नहीं बोल सकते आप, ना, वो डाउनग्रेड किया है इंजन का, क्योंकि वाइब्रेशंस तो नहीं है बट पावर भी नहीं है उसके अंदर। पावर तो आप भी चलाए हो, हम भी चलाए, ड्रैग रेस किए। वो तो आप भी, मतलब R15 हरा दे रही है, सबसे बड़ी बात तो यही है। 200 सीसी सेगमेंट होकर 150 सीसी पीछे जा रही है, तो वही चीज़ है। और इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स, मतलब मैं जब इसको पहली बार मैंने देखा तो मैंने देखा भाई पूरी फेयरिंग है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है इसके अंदर। इसमें नहीं है, नई वाली में है नहीं, किसी में नहीं है ना। तो यही चीज़ें मैं आप लोग से बोल रहा था कि यार थोड़ा सा बजाज को अपग्रेड करना चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लाओ, चार्जिंग पॉइंट इस टाइम अगर मार्केट में अपग्रेड बजाज करता है RS के साथ, तो कहीं ना कहीं फिर से RS अपनी एक जगह बना लेगी पूरे मार्केट में। इस समय मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये पिछड़ रही है। हाँ, पिछड़ रही है। हर कंपनी तो देखो, KTM भी अपना पूरा अपग्रेड कर दिया RS 200 को, यामाहा ने तो कर ही दिया, एक लुक ही पूरा लुक ही चेंज कर दिया। एक्चुअली यामाहा से मुझे याद है कि RS को भी कुछ ऐसी ही चीज की जरूरत है, जैसे यामाहा ने अपनी बाइक के पूरा एक रीब्रांड करके निकाला बाजार में। अब देखिए कितना ज्यादा क्रेजी हो गया लोग, भाई कितनी वेटिंग लिस्ट चल रही थी। RS को भी एक ऐसी रीब्रांडिंग की जरूरत है कि इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया जाए और चीज कर दिया जाए। चलिए, ये सारी जो चीज तो बात की है, अभी आप मुझे बताइए कि ये जो आपके सामने ये जो मशीन खड़ी है BS3, ये आपने 1 लाख किलोमीटर प्लस चला चुके हैं, इससे आप लद्दाख भी जा चुके हैं, मैं गलत नहीं हूँ। आपने काफी रनिंग की है, मेरे साथ आप ड्रैग रेस इससे प्रॉपर करते हैं, इसको फुल थ्रॉटल देते हैं, पूरी इसकी जो 100% कैपेसिटी यूज करते हैं। तो इंजन में कभी कोई प्रॉब्लम आई है आपको? कभी कुछ नहीं, आज तक इंजन खुला ही नहीं है। आज तक इसका मतलब 1 लाख चल चुका है, आज तक इसका इंजन कभी नहीं खुला। जिससे बताओ ना, वो एक बार शौक भाई इंजन नहीं खुला, भाई ये भाई वो, भैया नहीं खुला इंजन आज तक एक भी बार। और प्लेट मैंने बदलाई, वो भी 1,03,000 किलोमीटर पे, और उसके पीछे भी एक मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री में यहाँ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है, आपने जो लद्दाख में कांड किए वो मुझे पता है। लेकिन पहली बार क्लच प्लेट आपने कब डलवाई? 1,03,000 पे पहली बार क्लच प्लेट भी आपने 1,03,000। मतलब मेरा एक माइंड सेट था कि मैं 1 लाख के बाद चेंज कराऊंगा, या खराब हो या ना हो। लेकिन कुछ ऐसी लद्दाख में मेरे साथ मिस्ट्री हुई कि मुझे चेंज कराना ही पड़ा। तो ये जो अविनाश जी की लाइन है कि उनकी गाड़ी की पहली बार क्लच प्लेट 1 लाख प्लस 1,03,000 किलोमीटर पे चेंज हुई है, तो इससे एक चीज़ और बता दूं कि बहुत लोगों के मन में ये बात रहती है कि गाड़ी बहुत तेज़ नहीं भगाओ, फुल स्पीड पे भगाने से क्लच प्लेट खराब होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर गंदी गाड़ी कौन चलाता है? एग्जैक्टली, गाड़ी आप फुल स्पीड पे भगाओ, गाड़ी उसलिए बनी है, रेसिंग ट्रैक रेडी बाइक है, ये इसलिए बनी है कि आप इसकी परफॉर्मेंस का पूरा यूज़ करो, बस आप क्लच का गलत यूज़ ना करो। अगर आप क्लच का गलत यूज़ नहीं करते हो, हाफ क्लच पे गाड़ी नहीं चलाते हो, तो आपकी क्लच प्लेट कभी खराब नहीं होंगी, बहुत ही लंबे तक जाएंगी।
इसके अलावा और क्या चीज़ें आपने चेंज की है गाड़ी बाकी में? कुछ चेंज नहीं, एक भी चीज़ें चेंज नहीं। मेरा तो मैंने ये वाला लगा रखा है, ये तो मिरर तो आपने आफ्टर मार्केट लगा रखा है, बट बाकी पूरी गाड़ी मुझे दिखती है कि स्टॉक है। पूरी गाड़ी स्टॉक है, claim भी इसमें नहीं कुछ गया इस नहीं। पे सारी आज चीज़ें। तक गाड़ी मेरी एक क्लेम में नहीं हुई है। बाकी बजाज में इस गाड़ी में मैं इस बार प्लास्टिक भी अच्छा यूज़ किया है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर 7 साल हो चुके हैं गाड़ी को, उसके बाद भी अगर आप पॉलिश वॉलिश करते हो, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अभी हम लोग ऑफ रोडिंग करके आ ही रहे हैं इस अभी गाड़ी ये से। देख सकते हो, ये देख रहे हो ये कैसे पूरी धूल मिट्टी उड़ा विट्टी के आए लगी हैं हुई है, पूरा। पूरी ऑफ रोडिंग करके आ रहे हैं, तो उसका भी शॉर्ट्स डालेंगे इंस्टाग्राम पे, आप हम लोग को Follow कर सकते कनेक्ट हो। कर सकते हो। फॉलो मत कीजिए, कनेक्ट करते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे तो आपस में बात की जाएगी, एंड वहाँ पे हम रील्स अच्छी डालते हैं। तो इसकी ऑफ रोडिंग की कुछ रील्स हम लोग डालने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरा भी डिस्प्ले हो रहा होगा, भाई बहुत का भी सारा display हो वीडियो रहा आने होगा। वाला है इस पे। तो भाई कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा, एक भी बंदा अगर इस वीडियो में आके कमेंट कर दे कि 1 लाख उसकी गाड़ी चली है इतने रफ चलाने के बाद। नहीं, ये बात है, मैंने भी पहली बार जब देखा था कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा चल चुकी है, तो मुझे बस इस बात का इंतजार था कि जल्दी से ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर पूरा करे और मैं अपने चैनल पे इस गाड़ी का डिटेल में व्लॉग लाऊं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सर्विस कितने ज़्यादा ड्यूरेशन पे आप कराते हो? 5,000 पे। 5,000 पे। 5,000 पे सर्विस होती है। और कितना खर्चा आ जाता है सर्विस में? लगभग 4 से 5,000। 4 से 5,000 रुपये खर्चा आ जाता है। सर्विस में आप सारी चीज़ें चेंज कराते हो? हाँ, इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल्स हो गए, एंड एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, सारी चीज़ें चेंज कराते हो? नहीं, एयर फिल्टर मैंने कैनन का डला रखा है, तो उसको चेंज कराने की जरूरत नहीं। अच्छा, एयर फिल्टर कैनन का आपने डलवा रखा है। तो ये एक थोड़ा सा मोड आपने किया कि कैनन के एयर फिल्टर्स डाल रखे हैं। बाकी ऑयल फिल्टर आपको चेंज करना पड़ता है। ऑयल फिल्टर हुआ, ऑयल हुआ, बाकी डिस्पैड वगैरह। डिस्पैच कितनी ज़्यादा अभी तक यूज़ हो चुके हैं? डिस्पैड कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं, मतलब कोई गिनती नहीं। काफ़ी ज़्यादा use मतलब हो ये चुके मान के चलिए मैं मुश्किल से हार्डली 7 से 8,000 किलोमीटर पे डिस्पैच चेंज कराता हूँ, ये मेरा मानना है। हैं। ब्रेकिंग कैसी है इस गाड़ी की? ब्रेकिंग एक नंबर। ब्रेकिंग और बैलेंसिंग, ये तो मैंने भी देखा है, मैंने भी इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा भगाया, तो मुझे भी ये गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। स्पेशली हाई स्पीड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है। टायर्स आपने अल्फा के अपोलो अल्फा H1 लगा रखे हैं, तो उसने उन टायर्स के बाद ये गाड़ी और पीछे भी ज़्यादा S1 हो लगा गई है, आगे H1 लगा है। पीछे क्योंकि S1 लगा है, आगे H1 का साइज जो 150 से नीचे नहीं आता। अच्छा, 150 और से मुझे नीचे? टायर ज़्यादा बढ़ाना नहीं, मैं 130 सेक्शन का ही टायर लगाता हूँ जो स्टॉक है। हाँ, लोग आते हैं ना ड्रैग में, बोलते हैं, मैंने इसको कई बार भगाया, तो लोग बोल रहे हैं कि भैया आपने टायर चेंज कर रखा है, वो 150 सेक्शन का लगा रखा है। भैया कुछ नहीं, 130 सेक्शन का टायर लगा सारी चीज़ें स्टॉक है, कोई भी चीज़ें चेंज नहीं की, चाहे चैन पॉकेट हो आपका, चाहे इंजन में कोई बाकी सारी चीज़ें हो, चाहे आपके टायर्स हो, सारी की सारी चीज़ें आपकी स्टॉक हैं। स्टॉक कुछ नहीं चेंज, गाड़ी में कुछ चेंज है ही नहीं। इंजन तो मैंने आज तक छिड़वाया ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं कि इंजन खोल दो। तो भाई ये था आपका व्लॉग, और अगर आप लोग को भी RS पसंद है तो भाई जल्दी से इस व्लॉग को शेयर कर दीजिएगा। बाकी भाई मैंने कई बार ये भी बोला है कि जिसको रेस लगानी हो आ सकता है, लगा सकता है मेरे से अपनी हाँ, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये गाड़ी मैंने चलाई है, तो मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं कई लोगों को ना जानता हूँ, बट मेरे हिसाब से इस समय ये मेरी जानकारी में फास्टेस्ट RS है, और मुझे नहीं लगता कि इस RS को अभी तक किसी दूसरी RS ने बीट किया है 1 लाख किलोमीटर होने के बाद भी। तो बाकी अविनाश हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इन्होंने हमेशा ही बोला है कि ओपन फॉर ऑल चैलेंजेस, तो इन केस अगर कोई और है जो चाहता है इस RS के साथ ड्रैग रेस लखनऊ में आना पड़ेगा, ऑलवेज वेलकम, बट आपको लखनऊ आना पड़ेगा। लखनऊ अविनाश खर्चा उठा के बाहर नहीं जाना चाहेंगे, लखनऊ में आ सकते हैं। तो ये था आपका व्लॉग, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो भाई इस व्लॉग को जल्दी से आप शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे भी भाई का UP46 राइडर के नाम से करो, अभी चैनल तो है, बहुत कुछ आने वाला है उस पे। तो बहुत सारे नए नए व्लॉग लाने ये वाले गाड़ी हैं। क्या पता मैं 2 लाख चलाऊं अभी, मैं भाई इसको बेचने का मन नहीं हो रहा है मेरा। यार पहली गाड़ी बेचनी भी नहीं चाहिए, मैं लोगों से बोलता हूँ। पहली गाड़ी है, प्लस इतना पावर किसी गाड़ी में नहीं भैया। 250 सीसी है, ड्यूक 250 को भी बराबर टक्कर देती है। ये बात तो सही है, मैंने किया हुआ, ड्यूक 250 को बराबर की टक्कर दी थी इस गाड़ी ने, और 200 सीसी होने के बाद, स्पेसिफिकली बोलो तो 199.5 सीसी की गाड़ी है, उसके बाद भी पावर भी काफी अच्छा है। 24.5 PS का इंजन है। टॉर्क की बात करें तो 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है 8000 RPM के ऊपर, और मैक्सिमम पावर 24.5 PS की प्रोवाइड करती है 9750 RPM पे, जो कि एक अच्छा खासा RPM है, 10,000 11,000 RPM तक चली जाती है। यार BS3 में सबसे अच्छी बात ये थी कि आपका लिमिटर नहीं था, तो जो इंजन की स्पेसिफिकेशन कंपनी क्लेम करती है उससे ज़्यादा ही आपको मिलता है, उससे कम नहीं मिलता है।
तो भाई व्लॉग को बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं, व्लॉग को एंड करते हैं और राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।